हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटर का एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए भी और नीट, आईआईटी और जी के लिए भी। इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक। देखिए, आज सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। जिन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है उनको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको फाई से डिनोट करते हैं और इसका जो नीचे बी लगा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो इसकी डिफिनीशन है, इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जहां पर भी कहीं मैग्नेट रखोगे या इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग करंट होगा तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उसकी कुछ लाइंस से हम उसको शो करते हैं। तो इट इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है, इससे ऐसे परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। थ्रू अ सरफेस का मतलब होता है कि उस सरफेस के आर पार, उस सरफेस के आर पार। मान लीजिए सरफेस है और ये मैग्नेटिक लाइन है, तो ऐसे आर पार हो जाए तो उनके नंबर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है, ठीक। मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है जिसका एरिया ए है। इसका एरिया कितना है? ए। हमने आपको बताया था कि ये ऐसे रखा है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, बाहर की ओर, ठीक, परपेंडिकुलर। अब इसमें से कुछ इसके आस ये जिस जगह रखा है वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो लाइन गुजारते हैं। अब देखिए, यहाँ टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनाई है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसके अंदर से कितनी जा रही है? 1 2 3 4 और 5। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इसका 5b कितना हो गया? इसका 5b हो गया 5। इसी तरह, ठीक है, अगर हम क्या करें कि और एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया 8। यानी कि जितनी लाइंस परपेंडिकुलर पास होंगी उससे के अंदर से, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला बनाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन चीजों पर निर्भर करता है? देखिए, 5b। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया जाए और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे अभी लाइनों के बीच की डिस्टेंस इतनी थी, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे तो लाइनें क्या होंगी? और पास पास आ जाएंगी। अब ये भी लाइनें हमको मिलने लगेंगी, ठीक। तो अब क्या होगा? आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ लाइंस जो पासिंग थ्रू इस एरिया हो रही थी वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? ठीक, तो बढ़ गई। यानी कि इससे क्या पता चला कि अगर हम बी को इंक्रीज कर दें, यानी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दें, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। यानी कि 5b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, ठीक। अब देखिए, अगर एरिया बढ़ा दें, हमारा एरिया पहले इतना था a, हमने इसको बढ़ा दिया। अगर हमने एरिया बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा कि यहाँ की लाइनें भी तो इसमें से पास होने लगेंगी, और जितनी ज्यादा लाइनें पास होंगी उतना ज्यादा फाई हो जाएगा। यानी कि दूसरा रिलेशन हमको क्या मिला कि 5b
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। उसके बाद और किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो और किस चीज पर डिपेंड करता है, और अच्छा निकालेंगे कैसे, नंबर तो निकालना है, जब बी और इंटू ए दोनों को मर्ज किया तो हमें क्या मिला, फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और ए। बी और ए हमारे वेक्टर क्वांटिटी हैं और फाइव बी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो फाइव बी इक्वल्स टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए यानी कि बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब कि फाइव बी जो है वो बी पर डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा और थीटा पर भी डिपेंड करेगा। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, ठीक। अब देखिए एंगल चेंज करने पर क्या होगा, हमें लाइनें जो लेनी है वो परपेंडिकुलर लेनी है, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर लेनी है तो हम एक सरफेस मान लीजिए कि ये है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी एंगल, और बी जो है यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलर, ठीक। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से गुजर रही है वो मान लीजिए ऐसे होगी, वेक्टर बी ऐसे है, ठीक। तो इंडियन के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। हमको लाइन कैसी चाहिए थी, परपेंडिकुलर, ठीक, ऐसे चाहिए ही नहीं थी। तो हमें इस परपेंडिकुलर इसका जो कंपोनेंट टूट के आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर बी कॉस थीटा, और इधर आएगा वेक्टर बी साइन थीटा, ठीक। देखिए बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ठीक। बी साइन थीटा मान लीजिए कि ये आपका सरफेस है, ये सरफेस है, तो बी साइन थीटा ऐसे मिल रहा है, मतलब इससे टच करके निकल जाएगा लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा। और हमको जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन चाहिए वो कहाँ चाहिए, इसके अंदर चाहिए। किसके अंदर चाहिए, इसके अंदर चाहिए, ठीक। तो इसके अंदर कौन सी जाएंगी, बी कॉस थीटा। इसलिए एक चीज और हमें पता चल गई कि फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, मतलब थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो इतना आप समझ गए, ठीक। तो ये हमको एक फार्मूला मिल गया, फाइव बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन इस पे जो आपसे पूछेगा कि यूनिट ऑफ फाइव बी, ठीक, यूनिट ऑफ फाइव बी। तो देखिए यहां से निकालते हैं, बी क्या यूनिट होता है, टेस्ला, और ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट बनेगी टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक। एसआई यूनिट है ये, क्योंकि दोनों यूनिट आपने एसआई ली है, ठीक। टेस्ला मीटर, इसको और शॉर्ट करके लिखा गया वेबर। क्या लिखा गया, वेबर। एक यूनिट और इसको सॉल्व करके मिलती है, वो होती है वोल्ट सेकेंड। ये आपको फैराडे लॉ से निकल के आती है, ठीक। ये तीनों आपकी इसकी एसआई यूनिट है। उसके बाद इसकी सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट इसकी होती है मैक्सवेल, और रिलेशन होता है वेबर और मैक्सवेल में कि 1 वेबर इक्वल्स टू 10 to the power 8 मैक्सवेल, ओके। उसके बाद अगला वो आपसे पूछता है कि डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाइव। तो देखिए फाइव बी इक्वल्स टू होता है बी
ए। कॉस थीटा की कोई यूनिट होती नहीं, छोड़ देते हैं। बी बराबर होता है, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एफ इक्वल्स टू बी आई एल, पढ़ा था। यहाँ से बी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ अपॉन आई एल, यानी कि एफ अपॉन आई एल इंटू ए। तो इसका जब डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो एफ का होता है एम एल टी माइनस टू अपॉन आई का हो जाएगा एम्पियर का ए, एल का हो जाएगा मीटर, और इसका हो जाएगा मीटर का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, एल लेंथ है, एल ही रहेगा। ए का होता है एल टू। अब क्या हो जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा, इधर लिख देता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक, सॉरी गलती हो गई, क्या होगी, एम एल टी माइनस टू और नीचे आई एल है तो ए एल हो जाएगा, और ऊपर ए स्क्वायर, ठीक, एल स्क्वायर होगा। ठीक, तो जब एल स्क्वायर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसकी जो डायमेंशन फार्मूला बनेगा वो बनेगा एम, एल से एल कट जाएगा, एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे बढ़ाएं। ठीक, नोट कर लिया होगा इसको, आप मैं मिटा देता हूं। अब हम पढ़ते हैं फैराडे। फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ दो लॉ दिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या निकाला और उसके बाद उन्होंने क्या ला दिया। ठीक, तो फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, एक मैग्नेटिक फील्ड ली। ठीक, मान लीजिए कि इसके अंदर की ओर, तो ये इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ली, और इसके अंदर इन्होंने एक कंडक्टिंग कॉइल रख दी, लूप। ठीक, अब देखिए ये कंडक्टिंग कॉइल रख दी और क्या किया, बी चेंज किया, बी को चेंज किया। यहां पर क्या चेंज हो रहा था, बी चेंज हो रहा था। तो जब बी चेंज हो रहा था तो उन्होंने क्या देखा कि जब बी चेंज होगा, ठीक, तो बी चेंज होने पर ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए कि बी को आप बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती चली जाएंगी। तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये बी को चेंज कर रहे थे तो इस लूप, करंट कैरिंग लूप में इस कंडक्टिंग कॉइल में एक करंट फ्लो होने लगा। इन्होंने क्या देखा, करंट फ्लो इन कॉइल। ठीक, करंट फ्लो इन कॉइल। फिर उन्होंने एक दूसरा काम किया, फिर उन्होंने क्या किया,
कि एक दूसरा अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बैटरी नहीं लगाई थी, कोई बैटरी नहीं लगाई थी, केवल मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया कि चुंबक को बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया, तो उन्होंने क्या देखा कि करंट फ्लो, उसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगी। कैसी करंट? इंड्यूस्ड करंट। ठीक। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो भाई और कुछ करके देखते हैं, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड बनाई। और इस मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने एक सेम कंडक्टिंग कॉइल रखी, लेकिन अब क्या किया कि बी को कांस्टेंट कर दिया। बी को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। और जो एरिया था इसका, एरिया ये, ठीक, इसको इन्होंने चेंजिंग कर दिया, श्रिंक करना मान लीजिए स्टार्ट कर दिया। एरिया क्या किया इन्होंने? चेंजिंग कर दिया। मान लीजिए कि श्रिंक करने लगे, पहले इतना था, इतना फिर इतना फिर इतना। ठीक। तो फिर इन्होंने क्या देखा कि करंट फ्लो इन कॉइल। ठीक। एक करंट फ्लो हुई इस कॉइल में। डायरेक्शन की बात अभी नहीं करते हैं, डायरेक्शन क्या होगी वो आगे पढ़ेंगे लेंस लॉ से। मान लेते हैं कि ऐसे करंट फ्लो होने लगी। ठीक। फिर तीसरा इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? तीसरा इन्होंने किया कि उसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ठीक, जो कॉइल थी उसको रोटेट करना शुरू कर दिया। ऐसे 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 ये घूमने लगी। ठीक। ऐसे करके ये रोटेट करने लगी। क्या करने लगी? रोटेट। लेकिन इन्होंने बी भी कांस्टेंट रखा और एरिया भी कांस्टेंट रखा। बी भी कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट। फिर भी इन्होंने क्या देखा कि इसमें एक करंट फ्लो हुआ। ठीक। अब रोटेटिंग में क्या हुआ होगा, क्या चीज चेंज हुई होगी? ठीक। हम बात करते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी कॉइल थी, तो ये जब ऐसे रखी थी और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, तो एंगल क्या था? 0 डिग्री था। देखिए ये एरिया की भी डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन। अब ये ऐसे जब घूमेगा, मान लीजिए ऐसे हो गया, अब क्या हुआ? अब अगर ऐसे हो गया तो एरिया की डायरेक्शन ये, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चल रही है तो 90 डिग्री। फिर ये ऐसे घूमा तो एंगल देखिए चेंज होता चला जा रहा है। ठीक। ऐसे समझ लीजिए कि दोनों की डायरेक्शन ये थी। ठीक। अब ये एरिया ऐसे 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 घूम रहा है तो बीच की एंगल बदल रही है ना, बदलते 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 ये। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि अगर थीटा चेंज होता है तो भी आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है ना? यानी करंट किस किस चीज, अच्छा अब एक चीज और, करंट फ्लो होने के लिए क्या चीज जरूरी है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बहुत जरूरी था। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि क्या हुआ कि जब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज चेंज हुई, बी चेंज हुआ, ए चेंज हुआ और cos थीटा चेंज हुआ। अगर इन तीनों चीजों को मिलाकर एक नाम दिया जाए तो क्या बनेगा? फाई बी, यानी क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इससे फैराडे ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, क्योंकि तो मानी बात है तीनों में से किसी भी एक चीज में अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज किस में होगा? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तब एक ईएमएफ बनता है, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स बनता है। ठीक है। और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से करंट फ्लो होता है। और क्योंकि बैटरी नहीं लगी होती है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंड्यूस्ड करंट।
क्या नाम दे देते हैं, इंड्यूस्ड करंट। तो समझ में आई ये चीज। तो फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये ऑब्जर्वेशन निकाले और उसके बेस पे उन्होंने 2 लॉ दिए। ठीक, पहला लॉ नोट कर, इसको नोट कर लीजिए तो मिटाओ। देखिए अब हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ठीक, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए उसके थ्रू उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन निकाले उसके बेस पे उन्होंने 2 लॉ दिए। पहला लॉ क्या था, वेन एवर देयर इज ए चेंज, वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने आपको बताया था ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कंडक्टर। जब आप किसी कंडक्टर से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर कंडक्टर फॉर्म से क्लोज कॉइल, भाई मान लीजिए ऐसे हुए, ऐसे 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 है तो क्लोज तो है नहीं, और जब क्लोज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा लेकिन करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जब इसको आप क्लोज सर्किट बना दोगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। इसी के ऊपर एनसीईआरटी ने भी एक प्रैक्टिकल दिखाया है। एनसीईआरटी ने एक सर्किट बनाया, एक करंट वायर लिया, ठीक, उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। इसमें बैटरी नहीं जोड़ी, उसने बैटरी नहीं जोड़ी। तो जब बैटरी नहीं जोड़ी उसने, फिर उसने क्या किया, मैग्नेट लिया। अब मैग्नेट को उसने क्या किया कि इस तरफ मूव कराया। तो जब आप मूव कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ऐसे लाइन आ रही होगी, ऐसे लाइन आ रही होगी, ऐसे लाइन आ रही होगी, लेकिन जब आप पास लाएंगे तो नंबर ऑफ लाइन बढ़ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तब उसने देखा कि करंट फ्लो हो रहा है। फिर इसको दूर ले गए तो भी वही कंडीशन, पास लाए तो भी वही कंडीशन। दूर ले जाने पर क्या होगा, नंबर लाइंस कम होंगी, पास आने पर क्या होगा, नंबर लाइंस बढ़ेंगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। यानी कि अगर हम कॉइल को ना घुमाकर अगर मैग्नेट को और कॉइल के बीच में एक रिलेटिव मोशन कर दें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मिलेगा जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। ठीक, लेकिन सपोज कीजिए कि ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, और हम इसको भी मूव करा दें 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो क्या कोई रिलेटिव मोशन होगा, नहीं होगा। ये यहाँ था, ये यहाँ था, डिस्टेंस सेम है, ऐसे ऐसे खिसकाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये पास जाए, ये दूर जाए, ये पास जाए, पास जाए, पास जाए, तो मतलब रिलेटिव मोशन जब तक नहीं होगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। ठीक, अब देखिए इसके बेस पर एक और इसी लॉ को दूसरे फॉर्म में लिखा गया कि व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन, व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ए कॉइल एंड मैग्नेट, बिटवीन, देखिए बहुत ध्यान देने वाली चीज है रिलेटिव मोशन, अभी आगे बहुत यूज होगा ये टर्म्स, बिना इसको समझे काम नहीं चलेगा। रिलेटिव मोशन होता है तो बिटवीन ए कॉइल एंड मैग्नेट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टिंग कॉइल इफ इट इज क्लोज सर्किट एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी तक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, वरना नहीं बनेगा। फिर इन्होंने दूसरा लॉ दिया। दूसरा लॉ किस बेस पर क्या दिया कि ये तो बता दिया इन्होंने फर्स्ट लॉ में कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, पर सेकंड लॉ में इन्होंने ये बताया कि आखिर इंड्यूस्ड होता कितना है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो हम ई से डिनोट करेंगे, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज डेल्टा फाई यही होगा, है ना। अब देखिए अगर एवरेज निकालें, मतलब पूरा काम हो गया, उसका एवरेज कितना है, ठीक, तो ई एवरेज इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं,
और जब अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालें, इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, माइनस लगा होता है, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, तो ई एवरेज आपका हो जाता है माइनस एन इंटू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और इसकी जो यूनिट होती है ईएमएफ की वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। ठीक, अब देखिए उसके बाद अगर ई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, तो हो जाएगा डी फाई बाई डी टी। ठीक, माइनस, तो इसको याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम आपको पढ़ाएंगे इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज और प्लस लेंस लॉ। ठीक।